इसराइल ने इस अटैक के दौरान तकरीबन 100 से ज्यादा टारगेट्स को हिट किया। IRGC के कमांडर, ईरान के आर्मी चीफ, ईरान के सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के चीफ को भी मार दिया गया। लेकिन ट्रंप की ये धमकियां ईरानियन मिसाइल के सामने कारआमद साबित न हो सकी और ईरान इस जंग में अब बैलिस्टिक मिसाइल की बजाय हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल करने लगा। ईरान ने मिडल ईस्ट में मौजूद यूएस की सबसे बड़ी बेस अल उदीद को अटैक किया। ये वो बेस थी जहां से मिडल ईस्ट के ज्यादातर ऑपरेशन हैंडल किए जाते हैं। ईरान का इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कि कैसे उन लोगों ने इन्हीं के शहरों में एक सीक्रेट बेस बना ली और इन्हें पता तक ना चला। 13 जून 2025 को इसराइल ने ईरान पर अपने 200 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करते हुए अब तक का सबसे बड़ा हमला किया और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया गया। इसराइल ने इस अटैक के दौरान तकरीबन 100 से ज्यादा टारगेट्स को हिट किया। अंजाम की परवाह किए बगैर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिलिट्री साइट्स को हिट किया। इसी के साथ उन्होंने ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर लीडरशिप को भी टारगेट किया और इसी अटैक के दौरान ही IRGC के कमांडर, ईरान के आर्मी चीफ और ईरान के सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के चीफ को भी मार दिया गया। इसके अलावा ईरान के टॉप न्यूक्लियर कमांड के साइंटिस्ट को भी मार दिया गया। इसराइल के इस हमले के दौरान दर्जनों सिविलियंस की कैजुअलिटीज हुई और सैकड़ों के हिसाब से जख्मी हुए। अगले दिन नेतन्याहू ने एक स्पीच की और ये कहा कि ईरान पर यह हमला एक सेल्फ डिफेंस है, एक ऐसा सेल्फ डिफेंस जिसमें आप अपने दुश्मन की आर्मी के लीडरशिप को ही मार दें। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान बहुत जल्द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करने वाला था, तो इसलिए हमने स्पेसिफिकली उनके न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया है। और जिस टाइम इसराइल ने ये हरकत की वो टाइम बहुत ही सेंसिटिव था। ईरान और यूएस के दरमियान न्यूक्लियर डील को लेकर टॉक्स चल रही थी और इन टॉक्स का 5वां राउंड अभी खत्म हुआ ही था कि इसराइल ने यह फैसला किया कि हम इस मैटर को पावर के जरिए हल करेंगे और इन टॉक्स को सबोटाज करते हुए इसराइल ने ईरान पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। नेतन्याहू ने अपनी स्पीच में यह कहा कि ये हमले ईरान पर आने वाले कई दिन तक जारी रह सकते हैं। इसराइल ने अपने इस ऑपरेशन के दौरान जिस मेथड को फॉलो किया वो भी काफी सरप्राइजिंग है। इस ऑपरेशन के दौरान इसराइल ने ईरान के कैपिटल तेहरान में मौजूद एक सीक्रेट बेस से ड्रोन अटैक किया और इससे पहले कि इनकी एयरफोर्स ईरान पर अटैक करती, इन ड्रोन्स ने ईरान की मिसाइल लॉन्चर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और ये इसलिए किया गया कि ताकि ऑपरेशन के दौरान ईरान इसराइल पर कोई काउंटर स्ट्राइक्स ना कर सके। इसराइल ये क्लेम करता है कि उस दिन इसराइल ने ईरान के 1/3 मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया था और इन मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह करने के बाद इसराइल ने अपनी एयरफोर्स को ग्रीन सिग्नल दिया और ऐसा इसलिए किया गया कि उन्हें ऑपरेशन राइजिंग लाइन के दौरान किसी रेजिस्टेंस का सामना न करना पड़े। और रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इसराइल काफी सालों से इस ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था और कई सालों से वो ईरान पर ऐसी स्ट्राइक्स करने के लिए ईरान में ड्रोन स्मगल कर रहा है। इस टाइम तक यूएस ने ये कहा कि वो किसी भी तरह के हमले में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन असल में इसराइल ने इन्हीं की मिलिट्री इंटेलिजेंस और इन्हीं की सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हुए ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स की। ईरान ने इसराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के मुकाबले में अपना ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया, जिसे वादा सादिक सोएम भी कहा जाता है। और अपने इस ऑपरेशन के दौरान ईरान ने मीडियम और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ईरान ने इजराइल के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जैसे कि इजरायली डिफेंस फोर्स का हेडक्वार्टर, इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल, इनके मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ऑफिस जो कि हाइफा में है, यूएस की एम्बेसी जो तेल अवीव में है, इनकी रिसर्च और साइंस फैसिलिटीज और इनकी ऑयल और पावर फैसिलिटीज पर अपने मिसाइल की बारिश कर दी। और थोड़े ही दिनों में ईरान ने इजराइल के कैपिटल और दूसरे सिटीज में मौजूद स्काई स्क्रैपर्स को खंडर का ढेर बना दिया। अब ये जंग कई दिनों तक जारी रही। ये जंग कन्वेंशनल वॉर तो थी, लेकिन इसके साथ साथ ये टेक्नोलॉजी की जंग भी थी। ईरान इजराइल की इस जंग से पहले इजराइल रहने के लिए एक सेफ सिटी तस्वुर किया जाता था, और ऐसा इसलिए था कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम इम्पेनेट्रेबल तस्वुर किया जाता था। और ये बात किसी हद तक ठीक भी है। अपने इसी एयर डिफेंस सिस्टम पे भरोसा करते हुए इजराइल आए दिन दूसरे मुल्कों पे हमले करता था, क्योंकि इजराइल ये जानता था कि जब वो रिटेलिएट करेंगे तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उनके मिसाइल्स और रॉकेट्स रास्ते में ही तबाह कर देगा। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें सबसे ऊपर आता है आयरन डोम, जो कि शॉर्ट रेंज मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करता है। उसके नीचे आता है डेविड स्लिंग,
जो कि रडार में आने के बाद मिड रेंज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है। और सबसे नीचे आता है इनका एरो सिस्टम, जो कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है। अब रडार में आने के बाद ये सिस्टम उस मिसाइल को हिट करने के लिए अपनी तरफ से 2 से 3 मिसाइल फायर करता है। और इजराइल ने अपने इस डिफेंस सिस्टम को ईरानियन मिसाइल सुप्रीमेसी के लिए काफी समझा। ईरान ने इस जंग के दौरान ऐसे मिसाइल्स का इस्तेमाल किया कि जिनकी ट्रैजेक्टरी फाइंड करना इजरायली डिफेंस सिस्टम के लिए इम्पॉसिबल था। ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है वो पूरा पाथ कि जो मिसाइल अपनी लॉन्चर साइट से टारगेट साइट के दरमियान इस्तेमाल करता है। इस जंग के दौरान ईरान ने इमाद और गदर जैसे मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। ये मिसाइल्स हवा में ही अपनी मैन्यूवरेबिलिटी की वजह से अपने पाथ को चेंज करने की सलाहियत रखते हैं, और जब ये अपनी ट्रैजेक्टरी को बदलते हैं तो किसी भी मिसाइल इंटरसेप्टर के लिए इन्हें ट्रैक करना और इन्हें इंटरसेप्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और ये आसानी से इस इंटरसेप्टर को डॉज कर देते हैं। इसके अलावा ईरान ने इस जंग के दौरान क्लस्टर म्यूनिशंस का भी इस्तेमाल किया। ये ऐसे मिसाइल्स होते हैं कि जब इन्हें लॉन्च किया जाता है तो ये एक ही मिसाइल होता है, लेकिन अपने टारगेट को हिट करने से पहले उनमें से कई वॉरहेड्स निकल आते हैं, जो मुख्तलिफ डायरेक्शन में फैल जाते हैं और अपने टारगेट को हिट करते हैं। इस तरह की मिसाइल टेक्नोलॉजी ने इसराइल के डिफेंस सिस्टम को कम्प्लीटली पजल कर दिया। इनके अलावा ईरान ने सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया। ये मिसाइल साउंड की स्पीड से 10 से 13 गुना ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करते हैं, और इनकी स्पीड और एल्टीट्यूड की वजह से इन्हें ट्रैक और इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। स्टैट्स और विजुअल से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन मिसाइल्स ने इसराइल में क्या तबाही मचाई है। इन मिसाइल्स की वजह से इसराइल के शहरों में मौजूद कई साइट्स तबाह हो चुकी हैं और सैकड़ों इजरायली मारे गए। ईरान के पास इन मिसाइल्स का काफ़ी ज़्यादा स्टॉक पाइल मौजूद था। एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि ईरान के पास ऐसे तकरीबन 3000 मिसाइल्स हो सकते हैं, जो कि वो आने वाले कई महीनों तक इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसराइल के पास आगे से इन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए इतने मिसाइल मौजूद नहीं थे, और जो मौजूद थे वो भी ईरानियन मिसाइल्स की स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी की वजह से कोई खासे मौसर साबित नहीं हो रहे थे। इसराइल का ये डिफेंस सिस्टम, जिसे दुनिया का मोस्ट एफिशिएंट मिसाइल सिस्टम कहा जाता था, और इसकी एफिशिएंसी 90% से ज़्यादा थी, अब उसकी एफिशिएंसी गिरकर 60% तक आ चुकी थी। और अब ऐसा कमज़ोर डिफेंस सिस्टम ज़्यादा दिन तक ईरानी मिसाइल को नहीं रोक सकता था। अब तक इसराइल की गवर्नमेंट और नेतन्याहू को ये अंदाज़ा हो चुका था कि हम अकेले ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो अब उसने ट्रंप को इस जंग में खींचने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। सबसे पहले वो जूइश लॉबी जो कि अमेरिका में मौजूद है, उसने ट्रंप को प्रेशराइज किया कि ट्रंप डायरेक्टली इस वॉर में शामिल हो जाए। और क्योंकि इसी लॉबी ने ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन के दौरान खासा खर्चा किया था, तो इसी वजह से ट्रंप इतनी जल्दी इनसे मुंह नहीं मोड़ सकते थे। ये कोशिशें तो इसराइल के बाहर जारी थी, लेकिन इसराइल के अंदर नेतन्याहू एक स्टेप आगे गया और उसने इसराइल के बड़े सिटीज और कैपिटल में कुछ बिल बोर्ड्स अवेजा किए, जिन पर यह लिखा था मिस्टर प्रेसिडेंट फिनिश द जॉब। यानी कि इसराइल की हालत अब उस छोटे चोर जैसी हो गई थी जिसे चोरी के दौरान खासी मार पड़ी हो, और वो ये कहे कि आपने इधर ही रुकना है, मैं अभी अपने बड़े भाई को बुला के लाता हूँ। इस मामले पर ट्रंप ने पहले तो अपने ट्विटर अकाउंट पर धमकियों से काम लिया, जैसे कि जून 14 को ट्रंप ने ये लिखा, अनकंडीशनल सरेंडर, यानी ईरान को चाहिए कि इजराइल के सामने बगैर किसी शर्त के सरेंडर कर दे। और जून 17 को वो ये लिखते हैं कि हमारा ईरान की हवाओं पे मुकम्मल कंट्रोल है, और वो डिफेंस इक्विपमेंट जो अमेरिका बनाता है ऐसा दुनिया में कोई नहीं बना सकता, क्योंकि इजराइल की आर्मी इस जंग के दौरान F-35 इस्तेमाल कर रही थी, तो इस वजह से उन्होंने अपने जेट्स की तारीफ की। फिर वो ये कहते हैं कि हमें पता है कि ईरान के सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हैं, लेकिन हम अभी उन्हें नहीं मारना चाहते। और उन्होंने ईरान को 15 दिन तक टाइम दिया और ये कहा कि हम इन 15 दिनों में सोचेंगे कि आया कि हमें इस जंग में शामिल होना है या नहीं होना। लेकिन ट्रंप की ये धमकियां ईरानियन मिसाइल के सामने कारआमद साबित न हो सकी, और ईरान इस जंग में अब बैलिस्टिक मिसाइल की बजाय हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल करने लगा। इस टाइम तक ट्रंप पर बहुत प्रेशर बनना शुरू हो गया। एक तो डायरेक्ट इजराइल उन्हें ये कह रहा था कि आए हमें बचाएं, और दूसरी तरफ जूइश लॉबी के उस पैसे ने भी अब अपना काम दिखाना शुरू कर दिया था। इसी के पेश नज़र जून 22 को यूएस डायरेक्टली इस जंग में इन्वॉल्व हुआ और यूएस ने ईरान पर डायरेक्ट हमला कर दिया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया, जो कि यूएस की स्टेट मैसूरी से उड़े और 18 घंटे का सफर तय करके ईरान पहुंचे। इन B-2 बॉम्बर्स ने ईरान की 3 स्टोरेज साइट्स पे हमला किया, और इस हमले के दौरान इन B-2 बॉम्बर्स ने GBU-57, जिन्हें बंकर बस्टर बॉम्ब भी कहा जाता है, उनका इस्तेमाल किया। ये बॉम्ब पहले 200 फीट तक पेनिट्रेट करते हैं और उसके बाद फटते हैं, और ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पहाड़ों के नीचे बनाई गई है।
तो इस वजह से अमेरिका ने इन बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। इन B-2 बॉम्बर्स के अलावा इस ऑपरेशन में अमेरिका ने नेवल शिप्स का भी इस्तेमाल किया और इनमें से एक न्यूक्लियर साइट पर पर्शियन गल्फ से टोमाहाक मिसाइल्स भी फायर किए गए। और सरप्राइजिंगली अमेरिका के इस अटैक के दौरान ईरान के डिफेंस सिस्टम ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। इस मिशन के बाद ट्रंप ने ये ट्वीट किया कि ईरान की फर्दो, नातांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट को हमने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब ये अमन का वक्त है। मतलब आप अपने अपोनेंट्स के 3 न्यूक्लियर साइट्स पे हमला कर दें और फिर उससे अमन की तवक्को करें। इस ऑपरेशन के कुछ टाइम बाद ही यूएस की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक हुई जिसमें ये इंकशाफ किया गया कि ये तीनों साइट्स अभी भी मौजूद हैं और यूएस के इस ऑपरेशन ने उन्हें कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया। और दुनिया की बड़ी रिपोर्टिंग एजेंसी जैसे कि CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसे रिपोर्ट किया, जिस पर ट्रंप ये कहते हैं कि ये खबरें झूठी हैं और ये रिपोर्टर्स बुरे हैं। और ट्रंप मजीद ये कहते हैं कि ये दुनिया के कामयाब तरीन मिशन को बदनाम करने की कोशिश है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो साइट्स वाकई तबाह हो चुकी थी? तो उसका सीधा जवाब है नहीं। सरप्राइजिंगली ईरान ने अमेरिका के इस हमले से पहले इन न्यूक्लियर साइट से अपने न्यूक्लियर एसेट्स और साइंटिस्ट को पहले ही सेफ लोकेशन पर ट्रांसफर कर दिया था। और इन सैटेलाइट इमेजेस से भी देखा जा सकता है कि कैसे इस हमले से कुछ दिन पहले इन साइट्स पर ट्रक मौजूद हैं और ये ट्रक इस सामान को यहाँ से मूव कर रहे हैं। और ईरान ने यह पहले ही कहा था कि अगर यूएस इस वॉर में डायरेक्ट एंटर होता है तो हम मिडल ईस्ट में मौजूद यूएस की बेसिस को टारगेट करेंगे और ईरान ने बिल्कुल ऐसा ही किया। ईरान ने मिडल ईस्ट में मौजूद यूएस की सबसे बड़ी बेस अल उदीद को अटैक किया। ये वो बेस थी कि जहाँ से मिडल ईस्ट के ज़्यादातर ऑपरेशन हैंडल किए जाते थे। ईरान ने इस पर 6 मिसाइल्स फायर किए जिसमें से 5 इंटरसेप्ट हो गए। और सरप्राइजिंगली ईरान ने इस हमले से पहले कतर को वार्निंग दी थी कि हम ये हमला करने वाले हैं, तो इस वजह से इन बेसिस का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब ईरान ने यूएस की बेस पर डायरेक्ट हमला किया था। इस पर कोई रिएक्शन शो करने की बजाय ट्रंप ये कहते हैं कि इस हमले में हमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और हमारे एसेट्स और ट्रूप्स सेफ हैं। वो ये कहते हैं कि हमें पहले ही ईरान के इस हमले की तवक्को थी, जिस वजह से हमने पहले ही वहां से अपने एसेट्स को शिफ्ट कर दिया था और उसी रात ट्रंप सीज फायर अनाउंस कर देते हैं। अब इस वॉर के कुछ आफ्टर मैथ डिस्कस करते हैं। इस वॉर के बाद नेतन्याहू एक बार फिर पब्लिक स्पीच करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमने इस वॉर में अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिए हैं। उनका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जो कि नहीं हुआ। उसके बाद उनका ये ऑब्जेक्टिव था कि ईरान में एक रिजीम चेंज की जाए, ईरान के अपने ही लोग अपनी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दें। ये भी पॉसिबल नहीं हो सका। मजीद ये कि इजराइल ईरान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझता था, लेकिन अब इजराइल के लिए ईरान का मिसाइल प्रोग्राम भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुका है। यूएस के भी कुछ ऐसे ही ऑब्जेक्टिव थे, जैसे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करना और रजीम चेंज करना, और यूएस भी अपने इन ऑब्जेक्टिव्स में नाकाम रहा। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव में वो कामयाब हुआ, उसने तबाह होते हुए इसराइल को बचा लिया। ईरान के ऑब्जेक्टिव ये थे कि ये जंग इन पर मुसल्लत की गई है, लिहाजा सबसे पहले हमें अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना है और इसके बाद हमने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी सेफ रखना है। और ईरान अपने इन ऑब्जेक्टिव्स में कामयाब रहा। लेकिन इस जंग में ईरान की बहुत सी कमजोरियां भी दुनिया के सामने वाज़ेह हुई, जैसे कि ईरान की पैथेटिक एयरफोर्स, जिनमें आज भी 90s के दौर के जहाज मौजूद हैं। ईरान का इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कि कैसे उन लोगों ने इन्हीं के शहरों में एक सीक्रेट बेस बना ली और इन्हें पता तक ना चला, और कैसे इन लोगों ने पूरी साइज टारगेटिंग से इनके मिलिट्री ऑफिशियल्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को शहीद किया। ईरान टेक्नोलॉजिकली भी इतना एडवांस नहीं है। इस जंग के गुजरने के बाद एक रिपोर्ट शाया हुई जिसमें यह कहा गया कि ईरान के पास अब भी 60% यूरेनियम एनरिच्ड है और न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने के लिए 90% इनरिचमेंट चाहिए। मजीद ये कि ईरान की पार्लियामेंट ने एक बिल मंजूर किया है जिसमें उन्होंने IAEA का कंप्लीट बाइकआउट कर दिया और उन्होंने ये कहा कि अब हम इस एजेंसी से कॉर्पोरेट नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान असल में इस एजेंसी को एक अमेरिकन स्पाई समझता है। इस जंग के बाद ट्रंप ने दुनिया के सामने एक नई डिमांड रखी है कि उन्हें नोबेल प्राइज़ फॉर पीस दिया जाए। एक ऐसे टाइम पे उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया जाए कि जहां वो रशिया से अमन की बात करते हैं और यूक्रेन को हथियार सप्लाई करते हैं, जहां वो एक तरफ ईरान को न्यूक्लियर टॉक्स में इंगेज करते हैं और दूसरी तरफ ईरान पर इसराइल से हमला करवा देते हैं, जहां एक तरफ वो हमास से सीज फायर पे बात करते हैं तो दूसरी तरफ गाजा में मौजूद जेनोसाइड को फ्यूल करते हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है कि ऐसे शख्स को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।